हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? दोस्तों, आपने सुना होगा आपको फाउंडेशन बनानी होगी यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के लिए। फाउंडेशन बनाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हर कोई बताता है एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी की जब बात आती है तो बोलते हैं 6 से 12 तक पढ़ लो और उससे आपकी फाउंडेशन बन जाएगी। पर आपको रियलिटी कोई नहीं बताता कि हमें 6 से 12 एनसीईआरटी कौन से सब्जेक्ट के और कितना पढ़ना है और उनसे कौन सा टॉपिक पढ़ना है। आज की वीडियो से रिलेटेड है। वेलकम टू द चैनल बिहाइंड द यूपीएससी एग्जाम, and today we will see which NCERT are important in UPSC exam and how much we should focus on NCERT. And an important question, which NCERT is important, which one NCERT is not important, and I will tell you every NCERT related thing according to my experience. And when I started my preparation, I joined one coaching, I told in earlier video, and basically वहाँ पर क्या होता था, they asked us to do NCERT from 6 to 12th and they said कि टेस्ट होगा उसके बेसिस पे आपकी रैंक लगेगी, देखेंगे आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। दिस वॉज अ सिनेरियो। सो वहाँ पे क्या होता था, हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी हमने ऐसे याद किया जैसे वी आर जस्ट मकिंग अप। वो होता है ना, लाइक मेकिंग अ रेसिपी विद एनसीईआरटी, और उसमें पानी डाला और उसको घोल के पी लिया और जाके टेस्ट दे आए। दैट वॉज आवर थिंग कि एनसीईआरटी मिलेगी, आज 6 की एनसीईआरटी पढ़नी है, उसको याद करना है, अच्छे से टेस्ट लेके आना है, टेस्ट में रैंक लेके आनी है। दैट वॉज अ स्टार्टिंग, दैट वॉज माई स्टार्टिंग एक्चुअली। वो सब कोचिंग का था कि फाउंडेशन बना रहे हैं हम और हम आपके एनसीईआरटी की टेस्ट लेंगे, तो आप 6 से लेके 6 से 12 तक सारी एनसीईआरटी पढ़ो, ज्योग्राफी की भी पूरी एनसीईआरटी पढ़ो, हिस्ट्री की। तो बेसिकली आई रेड ऑल एनसीईआरटी फ्रॉम 6 to 12 बेसिकली। जो टेस्ट भी दिए, टेस्ट में मार्क्स भी कम आए और ये भी हुआ इतना याद किया ये। तो रादर देन कंसेप्ट हमारा फोकस रहता था कि ये जो एनसीईआरटी है इसकी एक लाइन से एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। That was my starting, but after so much experience and after realization of all mistake I did, I am here to tell you कि कैसे क्या स्टार्ट करना और कैसे क्या नहीं करना और कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी है। एनसीईआरटी फाउंडेशन होगी पर कितना होगी वो सब क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स डिस्कस। पहले मैं आपको एनसीईआरटी, ठीक है, मैं एनसीईआरटी की आपको लिस्ट हो ये सब भी दे दूंगी अच्छे से, और आपको मैं इमेज भी दिखा दूंगी ताकि आपको कवर पेज देख के कंफ्यूजन ना हो कौन सी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, और मैं बता दूंगी किस एनसीईआरटी से कितना पढ़ना है। तो आप अच्छे से वीडियो देखिए और स्टार्ट करते हैं। I hope it is visible to you. Yeah, before starting, just I want to give you a small clarification, you can say. Yeah, the purpose of this video is to tell you a reality, what is relevant to your preparation. Rather than running around, you should focus what is relevant to your exam, जिसका कोई आउटपुट हो, जिसमें आपके एग्जाम में बेनिफिट हो। सब नहीं पढ़ना है, सब बोलते ये पढ़ लो वो पढ़ लो, सब पढ़ लो बाद में पढ़ लो, पहले एग्जाम क्लियर करना है। तो पहले हम एग्जाम से रेलिवेंट चीज़ें पढ़ेंगे और जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। अब तो इसका पर्पस वीडियो का यही है। अगर आपका कोई सजेशन या कोई भी पॉइंट हो, आप यू कैन कमेंट इन, यू कैन tell in our comment section, and and you can tell in coming video what should I discuss जो कि आपको हेल्प करे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। पहले हम ज्योग्राफी के एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे। तो ज्योग्राफी में एनसीईआरटी बोलते हैं 6 to 12 पढ़ लो, ये पढ़ लो। पर बेसिकली मेरा जो आइडिया, इवन आई डिड दिस कि 6 से 12, पर अगर हमारा ज्योग्राफी कुछ लोगों ने पढ़ा नहीं होता, बिल्कुल नया नया होता है, तो कंसेप्ट नहीं पता होता है। ज्योग्राफी है कंसेप्ट बेस, कुछ होगा फैक्ट बेस इन्फॉर्मेशन भी, ऐसा भी नहीं है, बट बहुत सारे कंसेप्ट है ज्योग्राफी में। क्लाउड से लेके वोल्केनो तक भी आप बोलते हो याद करना है, ये वो, उसमें भी बहुत सारे कंसेप्ट है। सो बेसिकली ज्योग्राफी बहुत कंसेप्ट बेस है, साइक्लोन का कैसे क्या। तो आपको पता है, रादर देन जस्ट स्टार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, आपको है ना, या तो कोई वीडियो देख लो। अगर आप कोई फाउंडेशन ज्वाइन किया हो तो पहले उनके क्लासेस कर लो, या यूट्यूब पर इतने सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, उनकी कोई जो बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो होती है ना, जैसे ऐसे फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ऐसे उनकी वीडियोस देख लो। उससे आपको क्या बेनिफिट होगा, आपका जो कंसेप्ट वाला थिंग होगा वो क्लियर हो जाएगा। और जब आप एनसीईआरटी पढ़ने आओगे ना, और एनसीईआरटी इसमें पढ़नी है आपको, इसमें जो एनसीईआरटी पढ़नी है वो आई एम नॉट रिकमेंडिंग टू यू आप 6 से 12 तक पढ़ो, क्योंकि आप यहाँ पर ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पर सीधा स्टार्ट मत करना। अकॉर्डिंग टू मी आपको क्या करना चाहिए, आपको पहले थोड़ी वीडियोस देखनी चाहिए इसकी। अगर आप 6 से 12 पढ़ोगे, पर ठीक है, लोग बोलते हैं कि वो बेस बनेगा, कंसेप्ट बनेंगे, पर जो हमारी 11th की जो ये एनसीईआरटी है ना, इट इज़ लाइक इससे इतने क्वेश्चन आए ना यूपीएससी में, तो आप जितना एफर्ट 6 से 9th 10th पे डालोगे ना, अगर आप उतना एफर्ट इस एनसीईआरटी पे डालोगे ना, तो इट विल गिव यू अ मच, मतलब यू कैन से मोर रिटर्न, इट विल गिव यू अ लार्ज अमाउंट आउटपुट। ओके, सो मेरा आपसे यही है कि अगर आप ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हो तो उसका पहले आप एक तो फाउंडेशन की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पर डालो सीधा इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, उनके एक दो बेसिक वीडियो देख लो, एक दो नहीं तो कोई नहीं 10 वीडियो भी हो देख लो, वो आपको बेनिफिट करेगी। तो उससे क्या होगा, आप उसके बाद आपको बस 2 ही एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी ज्योग्राफी की। बेसिकली एक तो ये पढ़ लो, 2 नहीं तो 3 पढ़नी पड़ जाएगी। चलो ठीक है, मैं बता देती हूँ आपको, ये इसको लोग इतना पढ़ते नहीं है, पर
इवन थोड़ा सा ये जो ये है ना ह्यूमन ज्योग्राफी वाली, इसमें थोड़ी एक रीडिंग आप इसको दे सकते हो, इससे भी क्वेश्चन आ ही जाते हैं थोड़े बहुत। पर ये जो दो एनसीईआरटी है ना ज्योग्राफी में, आप थोड़ी सी वीडियोस करके कंसेप्ट क्लियर करके आप इन दो एनसीईआरटी को कर लेना ज्योग्राफी की, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दीज टू एनसीईआरटी आर रियली इंपॉर्टेंट। और इस वाली एनसीईआरटी से तो इतने सारे क्वेश्चन आए ना यूपीएससी में, पूछो ही मत। अभी भी आए थे 2024 में भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं ऐसे। सो एंड अगर आपको इसके बाद भी लग रहा है कि मुझे ज्योग्राफी में और करना है, तो जो जीसी लियोन की बुक है ना, ये काफ़ी है, जैसे लक्ष्मीकांत और ये सब होती है ना पॉलिटी के लिए, ऐसे ही ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोन होती है। तो मैंने भी ये पढ़ी हुई है। इसके जो लास्ट के सेकंड कुछ स्टार्टिंग के चैप्टर छोड़ के आपको आई थिंक यूनिट 15 या 5 से आपको स्टार्ट करना होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड ज़्यादा डिटेल चाहिए तो टेल मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट ऑल्सो। सो या ये पढ़ सकते हो आप ज्योग्राफी के लिए। आपको इसके लास्ट के चैप्टर, इस पर एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी अच्छी है। और मतलब लाइक आप इसको एक स्टैंडर्ड बुक भी कंसीडर कर सकते हो ज्योग्राफी के लिए, तो आप इसको भी देख सकते हो। अगर वो तो एनसीईआरटी होने के बाद आप इसको पढ़ सकते हो, ये काफ़ी अच्छी रहेगी, काफ़ी कंसेप्ट बेस्ड है ये भी। इकोनॉमी में तो एनसीईआरटी है, बट आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू टू स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम दिस एनसीईआरटी। इस एनसीईआरटी में माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस है और इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस है। डिफरेंस आपने इकोनॉमिक्स में देखा ही होगा, ये इंडिविजुअल लेवल पर होती है, ये होलसेल लेवल या आप बोल सकते हो लार्ज लेवल पर होती है, कम्युनिटी लेवल पर होती है। सो बेसिकली अगर हम इस इकोनॉमिक्स डायरेक्ट एनसीईआरटी से ना स्टार्ट कर अगर हम इकोनॉमिक्स का थोड़ा बेस लेके या किसी स्टैंडर्ड बुक से स्टार्ट करके, जो कि आई विल रिकमेंड इन फ्यूचर, इफ़ यू वांट यू कैन टेल इन कमेंट सेक्शन। सो उनसे स्टार्ट करके तब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना इनको, तो इट विल गिव यू। आप पता है मैं आपको ऐसे क्यों बोल रही हूँ कि आप पहले कर लो फिर एनसीईआरटी करो। क्या होता है, सीधा लोग हाथों में एनसीईआरटी पकड़ा देते हैं। एनसीईआरटी सीधा आपके हाथों में पकड़ाने से क्या होता है, आप पूरा रीड कर लेते हो और आपको पता नहीं होता कब स्टार्टिंग से लास्ट हो गया, और आपको समझ आएगा, ऐसा नहीं है लैंग्वेज समझ आएगी पर जो उसमें जो की लाइन्स होती हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं वो सब मिस हो जाते हैं, फर्स्ट रीडिंग हो सेकंड रीडिंग हो, तब तक आपको पता ही नहीं कि आप पढ़ क्या रहे हो और उसका कितने लार्ज लेवल पर वो कंसेप्ट है। तो आप उन चीज़ों को नोटिस कैसे करोगे, ये मेन थिंग है। इसलिए मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड लेकर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो जिन लाइन से क्वेश्चन है या जो कंसेप्ट है ना इसमें, वो आपके आई कैच करेगी, मतलब आप जल्दी उनको अच्छे से नोटिस कर पाओगे और वो आपको बेनिफिट देगा। डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ने से इतना कुछ बेनिफिट नहीं होगा जितना आप इनको थोड़ा सा इधर उधर, मतलब क्लासेस यूट्यूब पर सब है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि अब मुझे क्लास ज्वाइन करनी है, ये वो सब है हर टीचर का। थोड़ा सा आप तब पढ़ोगे ना तो आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी फाउंडेशन से ज़्यादा कंसेप्ट है और ज़्यादा उनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें इसको रीड करके बस ये नहीं बोलना है कि फाउंडेशन बन गई, हमें कंसेप्ट क्लियर करने और हमें देखना है किन लाइन से क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी एग्जाम में। तो इकोनॉमिक्स के लिए यही दो एनसीईआरटी सब पढ़ते हैं। एक और है वो, एक 12th वाली एनसीईआरटी है, उसको भी आप देख सकते हो, उसका है इंडियन इकोनॉमी नाम है। उसको मेंस के रिलेटेड भी बोलते हैं और बोलते हैं उसको एक बार रीड कर लेना चाहिए, उससे आपको इकोनॉमिक्स का थोड़ा आइडिया हो जाता है। ये दोनों कंसेप्ट बेस है, वो थोड़ा थ्योरी भी है और थोड़ा कंसेप्ट भी है, उसकी भी लाइंस इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको भी एक रीडिंग दे सकते हो। उसको आप सर्च करोगे 12th एनसीईआरटी तो आ जाएगी उसकी इमेज, ठीक है। या फिर हम देख लेते हैं पॉलिटिक एनसीईआरटी। सो पॉलिटिक में जो एनसीईआरटी है, पॉलिटिक वैसे स्टैंडर्ड सोर्स से ही पढ़ते हैं मोस्टली, पर एनसीईआरटी भी हमें आजकल पढ़ लेनी चाहिए क्योंकि आजकल थ्योरी और कंसेप्ट बेस से भी क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं। तो जो पॉलिटिकल थ्योरी एनसीईआरटी ना, इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। लाइक जैसे क्वेश्चन आते हैं ना, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट और सब कुछ, तो ये सब रिलेटेड। और एक बार आप ये वाली पढ़ लेना इंडियन कॉन्स्ट, इसको आपको फंडामेंटल ऑडिटी, एसपी लिंक, सोसाइटी से कैसे क्या एक पेज बन जाएगा पॉलिटी का। तो ये दो एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो। एक और एनसीईआरटी है पोस्ट इंडिपेंडेंस की स्टोरी दे रखी है इसमें रिलेटेड। ये मेंस में हम प्रिपेयर करते हैं तो इतना इसको पढ़ने की नीड नहीं है, प्रीलिम्स के लिए तो नहीं है, मेंस के लिए लोग थोड़ा बहुत रेकमेंड कर लेते हैं। और ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है, ऑप्शनल के लिए थोड़ा बहुत देख लेते हैं पर इतना करते नहीं हैं लोग इसको भी, और इतना इसको करने की नीड भी नहीं है। सो आप ये दो एनसीईआरटी कर सकते हो पॉलिटी में, ये इनफ है। इसके बाद स्टैंडर्ड सोर्स तो है आपके नोट्स वगैरह, ठीक है। ऑल्दो हम साइंस और इन्वायरमेंट में तो क्लास नोट या किसी सर के अच्छे नोट से पढ़ते हैं, जो कि हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे कहाँ से करना है। सो सब्सक्राइब फॉर डैट एंड बट ये एक एनसीईआरटी है, इसके लास्ट के 3 चैप्टर है जो कि इन्वायरमेंट रिलेटेड, इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट और ये सब कुछ है। तो आपको अगर रीड करने है तो ये है 12th की बायोलॉजी। सो इस एनसीईआरटी को मैंने इतना पढ़ा है ना 12th में कि इसकी एक एक लाइन पढ़ी है बहुत ज़्यादा कि भाई साहब बस क्या ही। इवन आई हैव सो मच इंटरेस्ट इन बायोलॉजी, सो दैट्स वाई। तो वो तो चलो छोड़ते हैं उसको। बेसिकली इसके आप लास्ट के 3 चैप्टर पढ़ सकते हो, इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, बाकी आगे का मत पढ़ना, काफ़ी ये साइंस बेस्ड हो जाता है। डिजास्टर रिलेटेड एनसीईआरटी, इनको भी रीड कर लेते हैं। डिजास्टर हमारा मेंस GS3 में आता है बेसिकली, बट इनको भी रीड कर लेते हैं एनसीईआरटीज़ को।
थोड़ा सा नॉलेज लेने के लिए। थोड़ा बहुत प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कौन सा ऑपरेशन कहाँ है ये वो, पर इतनी प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर थोड़ा बेस बनाने के लिए इट इज़ गुड एनसीईआरटी। सो दीज टू आर गुड, यू कैन गो फॉर इट इफ़ यू वांट। डिजास्टर रिलेटेड है। एंड एट द एंड, लास्ट बट नॉट लीस्ट, बेसिकली हिस्ट्री जिसका वेट सबको रहता है, जिसके रिलेटेड ओल्ड पढ़े, तमिलनाडु पढ़े, क्या पढ़े, न्यू पढ़े, सब कन्फ्यूजन रहता है। सो ये आपके सामने है ओल्ड एनसीईआरटी। ये है मतलब आई हैव रेड दिस एनसीईआरटी ऑल्सो, एंड मैंने नई भी इस टाइम में पढ़ी थी, तो वो उनका डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली इस एनसीईआरटी में आप बोल सकते हो, आपको एक वो होता है ना हिस्ट्री का थ्योरी, ऐसे क्या चल रहा है, एक स्टोरी माइंड में जो बनती है, वो सब इन एनसीईआरटी से बन सकती है, जो कि ओल्ड एनसीईआरटी है। इससे इससे फैक्ट है, इनमें फैक्ट है, पर वो ऐसे नहीं है कि आपको अलग से एक्सप्रेस हो रहे हो कि भाई साहब ये फैक्ट्स क्या क्या है। इसमें क्या है, आपको एक थ्योरी लग रहा होगा आप कुछ एक चल रहा है, मूवीज चल रही है आपके सामने और आप पढ़ रहे हो, तो ये आपका एक बेस जो बना रही है ना ओल्ड एनसीईआरटी, वो बना रही है एक तरह से। और जो न्यू एनसीईआरटी है, न्यू वाली एनसीईआरटी, ये थीम वाली एनसीईआरटी, इसमें 4 एनसीईआरटी कुछ है। मैंने ओल्ड एनसीईआरटी, आई हैव रेड ओल्ड एनसीईआरटी। सो बेसिकली मैंने तो इसकी एंशिएंट पढ़ी थी, मैंने इसकी मिडिवल भी नहीं पढ़ी, मैंने इसकी मॉडर्न भी नहीं पढ़ी। पर आपके लिए मैं बता देती हूँ इसका जो है, इसमें क्या डिफरेंस है न्यू और ओल्ड में। ओल्ड में क्या है, जैसे एज अ लाइन्स के बीच में आपको इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी, इसमें क्या है, थोड़ा हाईलाइट है, थोड़ी इमेजेस है, थोड़ा अच्छे से रीड करने के लिए सुटेबल काफ़ी, और इसमें इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी ऐड हुई है, क्वेश्चन भी इस पर काफ़ी आ रहे हैं इन एनसीईआरटी से। तो दोनों नहीं पढ़नी है आपको। देखो मॉडर्न तो इसकी ना ही पढ़े तो ठीक है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड बुक से पढ़ते हैं, तो उसके लिए हम कमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड की पढ़ने की कोई नीड नहीं है। रही बात इसकी एंशिएंट मिडिवल, या तो ओल्ड पढ़ लो या न्यू पढ़ लो, दोनों मत पढ़ो, कन्फ्यूजन हो जाएगा काफ़ी। ओल्ड में भी अच्छा इन्फॉर्मेशन है, पर थोड़ा आपको सर्च करके थोड़ा अटेंटिव होकर पढ़नी पड़ेगी। इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, वर्ड्स वगैरह काफ़ी ऐसे इमेजेस देखते हो, फैक्ट्स काफ़ी है, तो ये आप पढ़ सकते हो दोनों, जो सा आपका मन हो। दोनों का इंडेक्स देखो, खोलो, कौन सा आपको ठीक लग रहा है पैटर्न, उसमें लैंग्वेज समझ आ रही है तो वो पढ़ लो, ये पढ़नी है तो ये पढ़ लो। इसमें फैक्ट और ये सब अच्छे से है, उसमें भी एक स्टोरी की तरह चल रही है ऐसे। तो इनसे क्वेश्चन आ रहे तो आई विल रिकमेंड टू यू रीड न्यू एनसीईआरटी, बाकी आपकी चॉइस है। और इसके साथ कुछ एक तमिलनाडु की होती है यहाँ उसका मैंने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, तमिलनाडु को भी आप बोल सकते हो एंशिएंट का पढ़ा हुआ है, मेडिवल का भी कुछ चैप्टर्स पढ़ा हुआ है। तो इसमें क्या, इसकी लैंग्वेज काफ़ी सिंपल है, साउथ से काफ़ी रिलेटेड है, तो मतलब जो साउथ से रिलेटेड आई मीन थोड़ा जैसे चोला पांड्या ये सब, तो मतलब काफ़ी अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में इंटरलिंक करके काफ़ी फैक्चुअल और अच्छा, थोड़ा जो इसका फॉन्ट है वो भी बड़ा बड़ा ऐसे अच्छे से बना रखा है। तो तीनों नहीं पढ़नी है, या तो ओल्ड पढ़ लो, न्यू पढ़ लो, या तमिलनाडु पढ़ लो। आई विल रिकमेंड आप नहीं पढ़ लो थीम वाली, उससे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये हो गया हिस्ट्री का। हिस्ट्री में हाँ, आर्ट एंड कल्चर का जो क्वेश्चन है, कल्चर की एनसीईआरटी जो सबसे पहले मैंने पढ़ी थी, उसके बाद तो नोट्स वोट्स अलग से सब हो गया, पर जो स्टार्ट करने के लिए ठीक है, फैक्चुअल है, काफ़ी इमेजेस से क्वेश्चन भी आ जाते हैं इससे, बेसिक क्वेश्चन हो जाते हैं, बेसिक स्टार्टअप स्टार्ट हो जाता है इससे। सो आप फाइन आर्ट से कर सकते हो इससे, ये 11th की एनसीईआरटी है, तो आर्ट एंड कल्चर के लिए ये हो जाएगी। सो ये आपके एनसीईआरटी की लिस्ट हो गई, और कौन सी एनसीईआरटी में इससे कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सब डिस्कस हो गया। तो जो जो पॉइंट आपको बोले उसको आप अगर फॉलो कर रहे हो या कंसीडर कर रहे हो, तो आपको वो बेनिफिट देगा, रादर देन ऐसे ब्लाइंडली रीड करने से अच्छा है एनसीईआरटी। आप ये पॉइंट्स ध्यान रखें सभी। और अगर कोई एनसीईआरटी रह गई है या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन रह गया, तो यू कैन से इन कमेंट सेक्शन, वी विल डिस्कस दैट देयर, ओके। एंड आई वांट टू से कि या ये इट इज़ ट्रू कि एनसीईआरटी से फाउंडेशंस होता है, ये सब होता है, बट इट इज़ नॉट फुली ट्रू। बेसिकली क्या था, फाउंडेशन तब होगा तब उसका थोड़ा सा हमें नॉलेज होगा। सीधा आप ऐसे नहीं कर सकते हो ना कि आपको कुछ अता पता ही नहीं है किसी चीज़ का और बस आप चल दिए ब्लाइंडली, तो वो तो ये हो जाएगा, रिस्क लेने वाली बात हो गई। एक वाइजली डिसीजन होता है कि जो जो आपको रिकमेंडेशन दिए जिस एनसीईआरटी से रिलेटेड वैसे करो, तो आपको बेनिफिट होगा एनसीईआरटी का। तो आप वीडियो अच्छे से समझो, जो भी डाउट हो यू कैन जस्ट कमेंट बिलो, आई विल ट्राई टू जो भी आप अच्छे से आपको सजेस्ट करने का। एंड एट द एंड आई जस्ट वांट टू से कि फाउंडेशन होगा, अच्छी बात है कि, पर ये नहीं है कि एनसीईआरटी पढ़ते रहो, मतलब अच्छे से एनसीईआरटी करो, उनकी एक एक लाइन को देखो, क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, इट इज़ ट्रू। तो अपना सीधा रीड करने मत बैठो, अच्छे से जो जो बोला है वो करो, और अच्छे से फिर एनसीईआरटी अपनी स्टार्ट करो, और हर लाइन को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन तो आ रहे हैं उनसे। और उसके बाद आप अपने स्टैंडर्ड सोर्सेज पे स्विच करो, अपने नोट्स और फॉर्मेशन वी विल डिस्कस इन कमिंग वीडियोज़, कैसे क्या करना है सब कुछ। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव फेथ इन योर सेल्फ, और गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन। एंड you can share this video with your friend, and you can subscribe the channel for more videos. It will be very helpful. So thank you, take care.